स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? जी सर। ठीक है। तो पहला जो पिछली क्लास मैंने ली थी, कुछ निबंध तो आपको भेज दिए थे, और निबंध क्या है इस पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। मैं उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका पीडीएफ भी बाद में भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। फिर भी आपको अगर सहूलियत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट बीच बीच में ले सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगे। पहली बात ये थी कि निबंध जो है वो क्या है, कैसे इसको हम लोग समझा जाए, और इस निबंध शब्द के क्या अर्थ हैं भारत में और पश्चिमी जगत में, इन पर भी हम लोग बातचीत करें। ये सारी चीजें आप जानेंगे तब आप समझ पाएंगे। जैसे आपसे परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि निबंध क्या है और हिंदी में निबंध के विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या हिंदी में निबंधों का विकास कैसे हुआ इसको समझाइए, या निबंध की परिभाषा देते हुए निबंध के विकास पर एक आलेख लिखें। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें यह जानना होगा कि हिंदी में इसकी क्या परंपरा है। हिंदी चूंकि संस्कृत से प्रभावित रही है तो संस्कृत में इसकी क्या परंपरा है, और साथ ही साथ पश्चिमी जगत में निबंध को लेकर के किस तरह से चिंतन किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये निबंध शब्द का जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ जिसको हम कहते हैं कि जो इसमें धातुओं का या पदों का प्रयोग हुआ है उनका अन्वय करके इसका क्या अर्थ निकल सकता है। तो संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे जो इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है वह दो तरीके से मिलता है। पहला है निह प्लस बंध, यानी निबद्ध। निबंध मतलब हुआ कि अच्छी तरह से कोई ऐसी वस्तु जो कसी हुई हो या बधी हुई हो उसको हम निबंध कहते हैं। दूसरा जो अर्थ मिलता है इसका वह यह मिलता है कि ऐसी रचना जो निर्बंध हो, जिसमें कोई बंधन हो, या र के नीचे हलंत लगा लीजिएगा, मुझसे छूट गया है, र के नीचे हलंत लगेगा यहाँ पे, यानी जो बंधन रहित रचना हो, जिसमें कोई कसावट, कोई गठन या कोई बंधन न हो, उसको हम लोग निर्बंध कहते हैं, या उन्मुक्त रचना जो उसको निर्बंध कहते हैं। तो ये दो तरह के, एक ही शब्द के, निबंध शब्द के दो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हम लोग को संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य में जो निबंध या निधन बंध शब्द है उसी का ज्यादा अर्थ ग्रहण किया गया है। जो दूसरा वाला निर प्लस बंध है इसको ज्यादा ग्रहण नहीं किया गया। ये निर प्लस बंध वाला जो है, यानी मुक्त रचना या बंधन रहित रचना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पश्चिम के प्रभाव से आया है। तो संस्कृत में जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है वो मैंने बताया, निह प्लस बंध और निर प्लस बंध दोनों मिलते हैं। लेकिन संस्कृत में जो कोशीय अर्थ है, कोश जो बनाया गया कि निबंध को हम कैसे परिभाषित करें, उसमें उसका जो पहला वाला व्युत्पत्ति है, पहली वाली व्युत्पत्ति है निह प्लस बंध वाली, उसे ही स्वीकार किया गया है ज्यादातर। तो आप देखेंगे कि एक संस्कृत में श्लोक आता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निबध्यते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। निबध्यते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम, अर्थात जिसमें विचारों की श्रृंखला को बांधा या गूंथा जाता है वह निबंध है। निबद्धते अस्मिन, जिसमें निबद्ध किया जाता है, बांधा जाता है, किसे? अधिकरणे, विचारों और विचारों की श्रृंखला को बांध दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है। जैसे माला पिरोते हैं हम लोग, तो उस माला में अलग अलग जो मनके होते हैं उसको पिरोते चले जाते हैं और एक मुकम्मल शेप देते हैं। तो यहाँ पर विचारों की प्रमुखता की बात की गई, जिसको कसा या गूथा जाए, है ना, बाधा हुआ। तो जो पहला अर्थ हुआ ना कि बधा हुआ या गठा हुआ, वो अर्थ निकलता है। एक दूसरी जो कोशीय व्याख्या मिलती है वह यह है, निश्चितानेन विषयम अधिकृत्य बंधनम। निश्चितानेन विषयम अधिकृत्य बंधनम, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी विषय पर निश्चित रूप से
विचारों की श्रृंखला बांधने अथवा संग्रह करने को निबंध कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ किसी विषय पर निश्चित रूप से विचारों की श्रृंखला बांधने अथवा संग्रह करने को निबंध कहते हैं। और इस बात को आप उस तथ्य से जोड़ करके देखिए, जब हमारे यहाँ पहले जो कुछ भी लिखा जाता था, जो लिपि का आविष्कार हुआ था या लेखन कला का आविष्कार हुआ था उसमें पहले हमारे पास कागज नहीं थे, तो हम लोग कागज पे न लिख करके भोजपत्रों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, और उनको काफी संवार करके बांध करके ठीक से रखा जाता था। तो उस गतिविधि को भी निबंध कहा जाता था, निबंधन कहा जाता था। आप जैसे एडमिशन लेते हैं ना, तो फिर आपका निबंधन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप पंजीकृत हो जाते हैं, यानी आप तय कर दिए जाते हैं कि आपका ये रोल नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्लास नंबर, तो आपको एक दायरा बांध दिया जाता है कि आप ये हो गए, है ना। तो उसी तरह से प्राचीन काल में जो लेखन कला थी, जब कागज का आविष्कार हमारे यहाँ नहीं हुआ था, या कागज का आविष्कार तो हमारे यहाँ हुआ भी नहीं था, चाइना में हुआ था, कागज का आगमन हमारे यहाँ नहीं हुआ था, तो उस समय भोजपत्रों को या ताड़पत्रों को बहुत ही सहेज कर करीने से रखा जाता था कि उसमें से अक्षर फटे ना, क्योंकि अगर पत्ते का कोना फटेगा तो वो भी फट सकता है। तो इसलिए वहां पर हम देखेंगे कि जो दूसरा अर्थ है, जो दूसरा कोशगत अर्थ है, बांध के रखने वाला, वह दोनों संस्कृत में मिलता है। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में जो पहला अर्थ है निह प्लस बंध, वही अर्थ उसके कोशगत अर्थ में आता है हमारे यहाँ संस्कृत में। एक चीज नोट करना इसमें आपको यह है कि संस्कृत में भी निबंध शब्द मिलता है, और लेकिन जो विशेषता यह है कि संस्कृत में निबंध लेखन गद्य और पद्य दोनों में ही होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में जो निबंध जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, वह निबंध मूलतः पाश्चात्य प्रभाव के चलते है, और उसमें सिर्फ गद्य रचनाएं ही मानी गई। यानी अगर आप कविता लिखें और कहें कि यह निबंध है, तो वह हिंदी में मान्य नहीं है। संस्कृत में था, संस्कृत में लोग निबंध को पद्य में भी लिखते थे, पोइटिक फॉर्म में भी लिखते थे, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं था, क्योंकि हिंदी पर पश्चिमी जगत का काफी प्रभाव था। दूसरी बात यह कि निबंध के जो है कई समानार्थी शब्द भी हैं, मतलब उससे मिलते जुलते शब्द, जिसको आप पर्यायवाची कहते हैं। जैसे प्रबंध कहते हैं, लेख कहते हैं, रचना कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ कहते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कई तरह की जो है शब्दावली चलती है निबंध के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी शब्दों में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर मौजूद है। संस्कृत में जो प्रबंध शब्द है, उसका प्रयोग सामान्य संदर्भों में होता था, परंतु मतलब निबंध के साथ जब सामान्य बातें करनी तो प्रबंध निबंध एक ही कह देते थे। लेकिन ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि प्रबंध शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, और यह जो प्र उपसर्ग है यह विस्तार का सूचक है, विस्तार के बारे में बताता है कि वो बड़े आकार की रचना होगी, व्यापक रचना होगी, बड़ी रचना होगी। जबकि निबंध की सहजता प्रबंध में कभी नहीं होती। निबंध प्रबंध की अपेक्षा छोटे आकार की रचना होती है, और प्रबंध में गहनता होती है, विस्तार होता है, लंबे लंबे वाद विवाद, विचारों के खंडन मंडन आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन निबंध का जो विषय क्षेत्र है, जो इसका दायरा है, जो इसका पसारा है, इसका जो प्रसार है, वह कम होता है, और इसलिए विचारों के बहुत लंबे खंडन मंडन या वाद विवाद या बहुत गहन बातों को रखने की गुंजाइश आपको निबंध में नहीं दिखाई पड़ती। इसी तरह जो दूसरा शब्द हमको लेख मिलता है, यह भी निबंध के लिए प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन यह अंग्रेजी के का जो एक शब्द है आर्टिकल, उसका पर्यायवाची शब्द है हिंदी में, और सामान्यतः किसी भी लिखित सामग्री को लेख कहा जाता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो विशेष संदर्भों में लेख
उस गद्य रचना के लिए प्रयोग में आता है जिसमें लेखक पूरी तरह से या मुख्य तौर से निर्वैयक्तिक ढंग से प्रकाश डालता है। यानी उसमें लेखक के व्यक्तित्व का, लेखक की अपनी दृष्टि का बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। उसको हम लेख कहते हैं। जैसे आजकल पत्र पत्रिकाओं में या अखबारों में आप देखेंगे किसी विषय के प्रतिपादन में जो रचनाएं छपती हैं उनको भी हम लोग लेख कहते हैं। हाँ, ये इतना बुरा शब्द भी नहीं है, ये काफी नजदीक भी है निबंध शब्द के। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हिंदी में गद्य का आविष्कार होता है, गद्य का आविर्भाव होता है भारतेंदु युग में, तो उस युग में भी लेख शब्द का प्रयोग हुआ है निबंध के पर्यायवाची शब्द के रूप में। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका आती थी जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, और बालकृष्ण भट्ट ने जो उनकी पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, उसका जो 23वां अंक था, जिसको हम लोग जिल्द संख्या 23 बोलते हैं, उसके 40वें पृष्ठ पर आप देखिएगा तो लेख शब्द का प्रयोग उन्होंने निबंध के अर्थ में ही किया है। लेकिन अब चूंकि उस पर विमर्श भी हुआ काफी लंबा चौड़ा, तो अब अंतर स्वीकार कर लिया गया है और यह मान लिया गया है कि जो कोई भी निबंध है वह लेख हो सकता है, लेकिन सभी लेख निबंध नहीं हो सकते। किसी भी लेख को आप निबंध कह लीजिए, सॉरी, किसी भी निबंध को आप लेख कह लीजिए, लेकिन किसी भी लेख को आप या सभी लेखों को आप निबंध कहें ऐसा नहीं, क्योंकि निबंध के कुछ मापदंड हैं। लेख में केवल लिखने का भाव रहता है, जबकि आप देखेंगे कि निबंध में निबंधकार का ध्यान बराबर शिल्प की ओर भी लगा रहता है। लेख जो होते हैं वो तत्काल सामाजिक महत्व के होते हैं, प्रायः मतलब जो समय चल रहा होता है उसके इर्द गिर्द ही बातें लिखी रहती हैं उसमें। किंतु जो निबंध है उसका महत्व दीर्घकालिक होता है, मतलब उस समय वो घटना नहीं भी घट रही है तब भी उसका महत्व बना रहता है, और निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से मौजूद रहती है। एक और हिंदी के अच्छे आलोचक विद्वान थे, कवि थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्होंने निबंध शब्द के स्थान पर संदर्भ शब्द का प्रयोग किया है, और एक अपनी उनकी निबंध रचना ही है जिसका नाम ही उन्होंने दिया है संदर्भ सर्वस्व। तो उनका मानना है कि संबद्ध रचना जो होती है, यानी रिलेटेड रचना, किसी भी विषय से जो रिलेटेड रचना है वह ही निबंध है, वही संदर्भ है। उसे हम चाहे प्रसंग कहें, संबंध कहें, चाहे निर्वाह संकलन कहें। जब कोई रचना है और उसमें कोई कठिन संदर्भ है या कोई ऐसा स्थान है जिसके व्याख्या की जरूरत हो, तो वह रचना उस समय संदर्भ के रूप में जानी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरिऔध ये कह रहे हैं कि हम निबंध के लिए संदर्भ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और संदर्भ का मतलब हुआ कि संबद्ध रचना। संबद्ध रचना मतलब किसी विषय से रिलेटेड जो बात कही जाती है। अब इसको हम प्रसंग कहें, संबंध कहें, निर्वाह कहें, संकलन कहें, चाहे जो भी कहें। जैसे आप देखते हैं व्याख्या लिखते हैं तो आपको कहा जाता है ना कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, तो आप 2 लाइन ही सही लिखते हैं ना, या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 2 लाइन लिखते हैं कि फलाना के प्रसंग में कहा गया है या फला विषय में ये बात कही गई है, इसका संदर्भ ये है, तो आप बताते हैं। तो आप उस विषय, उस पर्टिकुलर व्याख्या के समय जिस संदर्भ की आप जिक्र करते हैं उसको और थोड़ा विस्तार दे दे तो वो निबंध हो जाता है, ऐसा हरिऔध मानते हैं, है ना। तो हरिऔध के लिए वो एक बड़ा शब्द है हिंदी। तो इन दोनों बातों को मिला के मोटे तौर पर आपको ये बात समझ में आएगी कि जो निबंध है वो भले उसके लिए अलग अलग शब्द हैं, लेख है, संदर्भ है, प्रसंग शब्द है, रचना शब्द का प्रयोग होता है, तमाम शब्द हैं, लेकिन फिर भी निबंध अपने आप एक
स्वतंत्र और नई विधा है आधुनिक युग की, जो पश्चिमी प्रभाव से विकसित हुई। और संस्कृत भाषा में जिन ग्रंथों को प्रायः निबंध कहा जाता था, जिनको मैंने कहा कि उसमें गद्य पद दोनों रचनाएं होती थी, उनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति होती थी तथा वो भाव प्रधान न होकर के विचारों और पांडित्य के प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी। तो उसमें भी थोड़ा रिफाइन किया गया। संस्कृत में जो बातें थी, खंडन मंडन भी हो निबंध में, और विद्वता का प्रदर्शन भी हो, भाव कम हो, उसको भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि लुब्रिकेट किया गया, थोड़ा तरल किया गया। और हिंदी में आप देखेंगे कि वहां पर भावों और विचारों के साथ बुद्धि के प्रदर्शन के साथ साथ हृदय की बातें भी कही जाती हैं, लेखक का व्यक्तित्व भी उभर के आता है। तो एक तो भारतीय परंपरा की चर्चा हो गई, दूसरी जो पश्चिमी परंपरा है, वहां भी आप देखेंगे कि इसका जो अर्थ मिलता है व्युत्पत्ति मूलक, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ऐसे शब्द अंग्रेजी का है जिससे हिंदी में निबंध शब्द निकल कर आया। यह जो ऐसे शब्द है वह फ्रेंच भाषा के एसाई शब्द से बना हुआ है, उससे विकृत होकर के, उससे विरूपित होकर के बना। और एसाई शब्द लैटिन भाषा का शब्द है एक्सोम, उससे आया। यानी मूल भाषा जो निबंध शब्द का जो मूल जन्म है वह लातीनी भाषा या लैटिन भाषा में छुपा हुआ है। उसका जो एक्जुअम शब्द था, एक्जुअम मतलब होता है मापना या तौलना, तो इस शब्द से फ्रेंच में ईसाई शब्द बना और ईसाई शब्द से अंग्रेजी में ऐसे शब्द बना। तो आप देखेंगे कि ये जो ऐसे शब्द है मापना या तौलना, जिसमें मापने तौलने में आप देखते हैं ना कि तौलते समय आप देखते हैं कि पलड़े पर दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन करते समय आप बहुत ज्यादा अपनी बातें नहीं कह सकते, बड़ा ही ठोस तरीके से आपको अपनी बातें कहनी होती है। इसलिए एक चर्चित विद्वान बेकन का जिक्र मैंने किया था, अंग्रेजी के लेखक थे, उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए कहा था कि निबंध जो है वह कुछ गिने चुने पृष्ठों के लघु विस्तार में होना चाहिए, जिसमें सारगर्भित विचारों का ठोस निर्देश हो। यानी गिने चुने पृष्ठों, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, और गिने चुने पृष्ठों में भी हल्का विस्तार होना चाहिए। बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना है, और सारगर्भित बातें हो, टू द पॉइंट बातें हो, मूल बातें हो, और बहुत ही ठोस तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि लफाजी की गई है, भूमिका बनाई गई है। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को उत्तर लिखना होता है परीक्षा में, तो भूमिका ही बेमतलब की लिखने लगते हैं, अनावश्यक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो सब नहीं होना चाहिए, बल्कि निबंध में बेकन का मानना है कि जो सारगर्भित बातें हैं, मूल बातें हैं, उनको बड़े ठोस तरीके से प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसी तरह की मिलती जुलती बात W.E. विलियम कहते हैं। वे कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना का एक प्रकार है जो बहुत ही छोटी होती है। उसमें केवल वर्णन ही नहीं होता, वरन कभी कभी अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए निबंधकार प्रसंगों की अवतारणा भी करते हैं। यानी यहाँ पे जो प्रसंगों की अवतारणा वाली बात है, इसका आशय यह है कि निबंधकार वैसे तो विषय से जुड़ के ही लिखता है ठोस ठोस बातें, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि अपनी बातों को और जस्टिफाई करने की आवश्यकता है और प्रमाणित करने की आवश्यकता है। तो अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से कुछ प्रसंगों की वो अवतारणा कर लेता है, यानी कुछ प्रसंग वो गढ़ लेता है। लेकिन इसके मूल में उनका उद्देश्य कथा कहना नहीं होता है। निबंधकार का मुख्य कार्य सामाजिक, दार्शनिक, आलोचक या टिप्पणीकार जैसा होता है। इसका आशय ये है कि वो बहुत ही तटस्थ नजरिए से विषय को देखता है और अपनी बातें रखता है। इसी ऐसे शब्द का एक और पश्चिम में ही एक और अर्थ निकलता है, जो मैंने बताया था कि कैसे एक्सोम शब्द से निकल के आया है। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द का एक और अर्थ है, इसका मतलब होता है बंधन रहित या मुक्त होना। इसे हम लोग हिंदी में निर प्लस बंध कह रहे थे, निर्बंध होना, है ना। तो ये भी अंग्रेजी में एक अर्थ है। तो अंग्रेजी में जो एक शब्द मिलता है आपको, कंपोजिशन, ये कंपोजिशन शब्द भी कभी कभी हिंदी में निबंध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कंपोजिशन में
किसी विषय या वस्तु के संबंध में जो कंपोज करने वाला व्यक्ति होता है उसके रूप, गुण, धर्म आदि को व्यक्त करता ही है, उसी तरह से निबंध में भी किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे फिल्मी गीत, उसमें कहा जाता है इसके कंपोजर कौन है ना, या कोई पत्र पत्रिका छपती है तो उसका कंपोजर कौन है, या कोई किताब छपती है तो कंपोजर मतलब जो उसकी पूरी डिजाइनिंग करता है ना। तो थोड़ी सी इसमें इसको सावधानी से समझने की जरूरत है कि जब हम कंपोजर के अर्थ में या कंपोजिशन के अर्थ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उसके खाली फॉर्मेट पे या उसके बाहरी रूप की बात कर रहे हैं कि लेआउट कैसा हो, पेज की संख्या कैसा हो, अक्षरों की आकृति कैसी हो, है ना, उसकी जो बाहरी रूपरेखा उसकी बात करते हैं। उसमें लेखक की अपनी दृष्टि का अभाव दिखाई पड़ने लगता है ना। जो आप कंप्यूटर वाले को दे देते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, तो आप जो बताते हैं वो वही करता है ना। ऐसा तो नहीं कि हिंदी आप जो पढ़ रहे हैं, आपने मान लीजिए आपने एक निबंध टाइप कराना है या कुछ लिखना है, तो आप जो जानकारी उसको दीजिएगा वही लिखेगा, वो अपने से अलग से थोड़े आपके बारे में वो लिखेगा। तो कंपोजर की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक सीमा होती है, और उस सीमा के अनुसार ही वो अपनी बातें कहता रहता है, उस सीमा के अनुसार ही चीजों को व्यवस्थित करता रहता है। इसलिए कंपोजिशन शब्द का प्रयोग शुरू में हिंदी में निबंध के अर्थ में कहीं कहीं मिला, लेकिन फिर वो शब्द धीरे धीरे खारिज हो गया, और आधुनिक अर्थ में हिंदी निबंध जो है वो अंग्रेजी के ऐसे शब्द से आता है। और इस ऐसे शब्द का जो पितामह माने जाते हैं, पुरखा, वो फ्रांसीसी निबंधकार थे माइकल द मॉन्टेन। मैंने मॉन्टेन नाम बताया था, उनका पूरा नाम था माइकल द मॉन्टेन। तो वो ऐसे के पितामह कहे जाते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी जगत में या पाश्चात्य जगत में ऐसे का पितामह या निबंध का पितामह किसे जाना जाता है, तो प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक माइकल द मॉन्टेन को माना जाता है। उनके अनुसार निबंध विचारों, उद्धरणों और आख्यान वृत्तों का सम्मिश्रण है। ये निबंध, ये परिभाषा मैंने पहले भी बताई। जो निबंध होता है उसमें विचार भी होते हैं, उसमें उद्धरण उदाहरण, जैसे मैंने कहा ना इसके पहले, विलियमसन कहते हैं कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रसंगों की अवतारणा कर लेनी होती है, यानी कुछ चीजें कल्पित कर लेनी होती है, बता देनी होती है, जोड़ देनी होती है। तो उद्धरण और आख्यान वृत्ति यानी नैरेटिव्स, कैसे अपनी बात को हम कहें, हाउ टू प्रेजेंट। देखिए, एक तो कथा होती है और एक कहन होती है। एक तो कथा हम लोग सुनते हैं कि हाँ ये चीज हुआ, और एक वे ऑफ नैरेटिव, मतलब कहने का तरीका होता है। उसी कहानी को आप किसी दूसरे व्यक्ति से सुनिए, आपको ज्यादा अच्छी लगती है, किसी तीसरे से सुनिए, उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है, किसी से सुनिए तो कुछ भी समझ में नहीं आती है। तो कहीं न कहीं किसी एक ही बात को कितने प्रभावशाली तरीके से कहा जा रहा है, यह भी निर्भर करता है कि निबंध की पूरे ढांचे पर। तो निबंध में विचार होते हैं, उद्धरण होते हैं, यानी प्रसंग आते हैं, बहुत सारे उदाहरण आते हैं, और उसको कहने का एक खास तरीका होता है। इन सबको मिला करके निबंध बनता है। फिर उनके भाषणों का एक संकलन है एसाई, है ना। एसाई में वो कहते हैं कि मैं ही अपने निबंधों का विषय हूं, क्योंकि मुझे अत्यंत जानने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। इससे ये बात समझ में आती है आपको क्या, कि मॉन्टेन ये मान के चलते हैं कि निबंध में निबंधकार अपने को प्रकट करता है, अपनी दृष्टि को प्रकट करता है, उसकी दृष्टि का होना बेहद आवश्यक है। आत्मवादी चिंतक हैं मॉन्टेन, आत्मवादी, और आत्म अभिव्यक्ति को ही निबंध का परतत्व मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैं ही अपने निबंध का विषय हूँ, मुझे जानने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। बात सही है, अपने बारे में हम लोगों से ज्यादा और कौन जानेगा, बताइए। हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, ये हमको पता है। हम भले ही बाहर कुछ और स्वांग करें, लेकिन हमको हमारा सच पता है। और सच तो यह है कि सबका सच एक ही है, झूठ सबके अलग अलग है। हम सबका सच एक ही है। हम सब
माटी के पुतले हैं, हम सबके अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। हम अपनी बातों को, हम जब समाज में जीते हैं तो कहीं न कहीं एक नकली जीवन जीते हैं, कहीं न कहीं एक बाहरी अभिनय करते हैं। हम सब के सब अभिनेता अभिनेत्री हैं, एक बाहरी दुनिया के अनुसार हम अभिनय करते हैं, नहीं तो मूलतः हम एक ही है। तो अपने बारे में जानने वाले हम सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए निबंध के बहाने जो कुछ हम कहेंगे उसमें हम अपने को ही प्रकट करें तो सही है। तो आप ये देखेंगे कि जो क्या नाम है, मॉन्टेन है, वो कहीं न कहीं इस बात पर बल दे रहे हैं कि निबंध में मुख्य रूप से आत्मा अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जो लिख रहा है निबंधकार, उसके व्यक्तित्व को परिलक्षित होना चाहिए उस निबंध में। तो बेकन की बात मैंने की थी, बेकन प्रभावित थे मॉन्टेन से, लेकिन उन्होंने उनको लगभग काउंटर किया और कहा कि नहीं, सिर्फ अगर हम अपने को ही प्रकट करने लगेंगे तो जिस विषय को लेकर हम चल रहे थे वो विषय उपेक्षित हो जाएगा। इसलिए हमें उसको थोड़ा सा समझना होगा, उसको थोड़ा सा हटा करके अपनी बातें कहनी होगी। तो अब देखिए, एक तरफ मॉन्टेन, एक तरफ बेकन। अब मॉन्टेन के इस समर्थन में डॉक्टर जॉनसन आते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि निबंध मानसिक जगत का ढीला ढाला बुद्धि विलास है, जिसमें न तारतम्यता होती है और न नियमितता। यह अपरिपक्व विचार खंड होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ऐसे इज अ लूज सेले ऑफ माइंड ऑन इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, नॉट रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। उनकी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर। इस किताब में जॉनसन कहते हैं कि निबंध जो है वह मानसिक जगत का ढीला ढाला बुद्धि विलास है, इसमें न तारतम्यता होती है और न नियमितता। यह अपरिपक्व विचार खंड होता है। मतलब ये कि अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि हम अपने को फ्री कर रहे हैं, और हम अपने को फ्री कर रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व कब किस रूप में उसमें दिखाई पड़ेगा। हम कुछ दो लाइन लिखे, फिर अचानक से हमको अपनी एक सोच उसमें डालने की इच्छा उठी, तो हमारा जो ज्ञान है और हमारी जो कल्पनाशीलता है, दोनों मिल करके फिर निबंध को आगे बढ़ाती चली जाएंगी। और आप ये जानते भी होंगे, अच्छे अच्छे विद्वानों ने भी कहा है कि हम रचना को लिखना शुरू करते तो जरूर हैं, लेकिन रचना समाप्त खुद ही अपने को करती है। यानी जब हम लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ देर बाद हम अपनी रचना के नियंत्रण में आ जाते हैं, फिर वो अपने आप को अंजाम की तरफ लेके जाती है कि कहाँ पर उसको रचना समाप्त होगी। तो अगर हम बहुत टू द पॉइंट चलेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि फिर हम कहीं ना कहीं उसमें आर्टिफिशियल बातें लिखने लगेंगे। जब रचना आपको अपने फ्लो में लेके चलने लगेगी, तब आप वहां पर प्राकृतिक बातें या स्वाभाविक बातें निकल के आएंगी। इसीलिए वो लिखते हैं कि वो अपरिपक्व विचार खंड, कोई पका हुआ नहीं है कि आप उसको उठाए और चस्पा कर दिए। वो अपरिपक्व है, कच्चा है। लिखने के दौरान ही बहुत सारी बातें और लिखते चले जाते हैं और लिखते चले जाते हैं। आप भी लोग परीक्षा में लिखते होंगे, कभी कभी प्रश्न का उत्तर शुरू करने में आपको टेंशन होती है कि हम कहाँ से शुरू करें, लेकिन जब शुरू कर देते हैं तो फिर आप कितना लिखते चले जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो जॉनसन का ये मानना है कि निबंध में व्यक्तित्व का प्रकटन होना चाहिए और व्यक्तित्व भी पूरा खुल के सामने आना चाहिए, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी रोक टोक के। एक और विद्वान है बंसफील्ड, जिनका जिक्र हम लोगों ने संभवतः पिछली क्लास में भी किया था। बंसफील्ड कहते हैं कि निबंध का परिचय उसके बाह्य रूप की लघुता में मिलता है और उसमें आत्मा व्यक्ति रहती है, विषय का कोई केंद्र रहता है। उसमें रचनाकार की व्यक्तिगत रुचि और अरुचि जितना महत्वपूर्ण रूप धारण करती है, उतना उसी विषय पर लिखे गए सुसंबद्ध और पूर्ण ग्रंथ में नहीं। रचनाकार की व्यक्तिगत रुचि और अरुचि, यानी उसकी अपनी कल्पनाशीलता, उसकी अपनी सोच, यही ज्यादा प्रबल है बंसफील्ड के यहाँ भी। तो मैंने कहा ना कि ऐसे का जो निर्बंध वाला जो मामला है वो पश्चिम से आया है, और पश्चिम के अधिकांश विद्वानों ने माना है कि निर्बंध होना चाहिए निबंध को, उसमें
किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे किसी विषय पर टिके रहो और अपने व्यक्तित्व को मत दिखाओ, अपनी कल्पनाशीलता को छुपाओ, ऐसा नहीं है। वो मानते हैं कि वो खुल के सामने आना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जो संस्कृत परंपरा रही वो बहुत ही ठोस, आप कह लीजिए कि बड़ी मतलब एक दायरा सीमित कर देती है कि निबंध का दायरा क्या होना चाहिए, आपके सोचने का दायरा कितना होना चाहिए, यह भी वो सीमित कर देती है। जब यहाँ पर आपके चिंतन का विस्तार, आपकी कल्पनाशीलता के विस्तार की गुंजाइश की बात पश्चिमी जगत में कही गई। इन दोनों के बीच में समन्वय की कोशिश एडिशन करते हैं। एडिशन बड़े ही आदरणीय रहे हैं हिंदी में, क्योंकि एडिशन, जैसे बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि एडिसन ने विचारों को और भावनाओं को दोनों को मिलाने की कोशिश की। यानी जो थीम एक बेकन लेके चल रहे थे कि बहुत ही ठोस तरीके से सीमित शब्दों में बातों को कहनी चाहिए, कम पृष्ठों में कहनी चाहिए, और दूसरी तरफ मॉन्टेन या उनके समर्थन में जॉनसन और बंसफील्ड जैसे लोग कह रहे थे कि नहीं, उसमें खुल करके बातें, भावनाओं का, कल्पनाओं का खूब प्रकटीकरण होना चाहिए। तो उन दोनों की बातों को मिलाने की कोशिश एडिशन करते हैं, समन्वय करते हैं और कहते हैं कि निबंध का प्रवाह कभी साधारण उपदेशात्मकता की ओर उन्मुख रहता है, कभी वैयक्तिक आत्माभिव्यंजना की ओर। यानी निबंध लिखते समय हम साधारण उपदेशात्मकता, यानी उपदेश जब देते हैं तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, हमारे पास कुछ सैद्धांतिक नियम होते हैं, किताबों से, ग्रंथों से हमने पढ़ रखा होता है और उसको हम कहते चले जाते हैं। या जिसको हम कहते हैं बहुत ही थियोरेटिकल होना, बहुत ही सैद्धांतिक बातें कहना, वो भी रहता है। और कभी कभी उसमें वैयक्तिक आत्माभिव्यंजना भी हो जाए, अपनी कल्पनाशीलता भी आए। यानी जब आप सीधे सीधे सैद्धांतिक बातें कहेंगे तो आप बुद्धि की बात ज्यादा करेंगे, जब आप आत्माभिव्यंजना की बात करेंगे तो आप भावना या कल्पना की बात ज्यादा करेंगे। तो एडिशन कहते हैं कि इन दोनों का जो मणिकांचन योग हो जाए, दोनों मिल जाए, तब वो निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे हिंदी में निबंध की अवधारणा पर संस्कृत और पश्चिमी दोनों परंपरा का काफी अच्छा प्रभाव है, खासा प्रभाव है। जो बेकन का विचार है, आचार्य शुक्ल उसको मानते हैं और कहते हैं कि बेकन जैसे मानते हैं कि हमको ठोस तरीके से और सारगर्भित बातें विषय से जुड़ के कहना चाहिए। इसलिए जब हम कोट करते हैं कि चिंता भी प्रकट करते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए इसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। ये बात तो कह रहे हैं कि पश्चिमी लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन व्यक्तिगत विशेषता का मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचार की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह तोड़ दी जाए। यानी आचार्य शुक्ल भी एडिशन के रास्ते पर हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, पश्चिम ये कह रहा है कि उसमें व्यक्तिगत विशेषता हो, कल्पनाशीलता हो, भावनाएं हो, सब वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी भावनाओं को प्रकट करने के चक्कर में हम लोग उसकी जो विचारों की श्रृंखला है, जो उसमें बुद्धि तत्व है, उसको हम खंडित कर दें या उसकी उपेक्षा कर दें। इसके भी उल्टा जो मॉन्टेन का विचार, उससे प्रभावित हमारे यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके तो जितने ललित निबंध हैं, चाहे नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, या भारतीय संस्कृति की देन जो आपको पढ़नी है, पढ़ना है निबंध, है ना, नाखून क्यों बढ़ते, आम फिर बौरा गए, है ना, कूटज, देवदारू, ऐसे तमाम निबंध आपको मिलेंगे कि आप सोचिएगा कि भाई इन्होंने विषय तो ये उठाया और चलेगा, क्योंकि उनका जो व्यक्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो व्यक्तित्व है, वो ज्योतिष के, संस्कृत के, प्राचीन भारतीय मिथक शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो कोई भी विषय उठाएं, उनका ज्ञान, उनकी कल्पनाशीलता उस विषय के बहाने कब हावी होने लगती है और कब उस रचना में आप विषय से गायब हो जाते हैं और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को समझने लगते हैं, उनके ज्ञान से, उनकी कल्पना से, उनकी भावनाओं से आप जुड़ते चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो कहते हैं कि व्यक्ति व्यंजकता ही होनी चाहिए, विषय प्रधान रचना होनी चाहिए। विषय मतलब जो लिख रहा है। तो हिंदी में एक और आलोचक है डॉक्टर कोती मोरे, उनका कोटेशन है आपके सामने, मैं पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ने से आपको चीजें और साफ होंगी। कहते हैं कि निबंध वह साहित्यिक और ललित गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को इस प्रकार सचेत करता है
कि वह कुछ काल के लिए प्रभावित होता रहे या विचार करता रहे। देखिए बड़ी चालाकी से इन्होंने भी वही काम किया है, दोनों को मिलाने की कोशिश की, जो एडिशन ने कहा। कहते हैं कि वह साहित्यिक और ललित गद्य रचना है। ललित जब शब्द आ गया ना, इसका मतलब उसमें फैंसी आ गई। ललित का अर्थ ही होता है फैंसी अंग्रेजी में, यानी इसमें कल्पनाशीलता आ गई। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं कि किसी लेखक, इसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित है, यानी विचार भी लेगा वो, तो कल्पना भी आ गई और विचार भी आ गया। फिर अपनी भाषा में अपने भाव और विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ, यानी उसके अपने भी भाव आए और उसके अपने विचार भी आए, उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया हो यानी समन्वय हो, और वो फिर ऐसा लिखे वो कि जिससे पाठक की मनोवृत्तियों को पढ़ने वाला भी, पाठक यानी पढ़ने वाला भी, उसकी मनोवृत्तियां भी या तो कुछ देर के लिए प्रभावित हो जाए, यानी भावना का प्रभाव हो जाए, या विचार करता है यानी उसकी बुद्धि को जगा दे। यानी खुद लिखने वाला किसी विषय के बुद्धि पक्ष और भाव पक्ष से प्रभावित होकर के लिखे और अपने बुद्धि पक्ष और भाव पक्ष को उसमें लगा करके इस तरीके से लिखे कि जो पढ़ने वाला है उसका भी भाव जगे या उसकी बुद्धि भी जगे, है ना। तो बहुत ही समझदारी के साथ ये परिभाषा बनाई गई है कि निबंध वह होगा जिसमें साहित्यिकता हो, लालित्य हो, गद्य परक रचना हो, शर्त यह है, और विचार से प्रभावित हो, लेकिन उसमें भाव और विचारों की क्रिया प्रतिक्रिया भी हो, और बहुत ही सजीव तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए ताकि पढ़ने वाले की बुद्धि भी जागृत हो, वो विचार करे, चिंतनशीलता बढ़े, साथ ही साथ उसके हृदय पर उसका प्रभाव भी पड़े। ठीक है। इसी तरह बाबू गुलाब राय ने भी कहा है, वो भी लगभग पश्चिमी चिंतन से प्रभावित है। वो कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। यानी शर्त है कि गद्य रचना हो, आकार सीमित हो, और विषय का जो प्रतिपादन किया जा रहा हो उसमें निजीपन हो, यानी अपना व्यक्तित्व दिखे, उसमें स्वजनता हो यानी कल्पनाशीलता हो, सौष्ठ हो यानी उसका गठन हो, उसकी प्रस्तुति बड़ी सुंदर हो, और सजीवता भी हो यानी बड़ा ही लाइव हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़े निबंध और सो जाएं, बोर हो जाएं। उसमें एक आकर्षण बना रहे निबंध में, उसकी आवश्यकता की बात कर रहे हैं। लेकिन आवश्यक संगति और संबद्धता, यानी संगति और संबद्धता तभी आएगी जब आप तर्कशील होंगे, जब आप विचारवान होंगे। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो संगति खत्म हो जाएगी, असंगति आ जाएगी, चीजें एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, संबद्ध नहीं रहेंगी, फिर इधर उधर बिखरने लगेंगी। तो जब विचार आपके दिमाग में फिट रहेंगे, सिद्धांत तय रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक सिमेट्री, एक संबद्धता, एक कनेक्शन बना के चलेंगे, युक्तता बना के चलेंगे। तो बाबू गुलाब राय भी दूसरे शब्दों में उसी बात को कह रहे हैं जिस बात को कोती मोरे कह रहे थे, या आचार्य शुक्ल कह रहे थे, या एडिशन कह रहे थे। तो समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निबंध की जो मूल विशेषताएं हैं वो मूलतः विकासशील विधा के रूप में हमारे सामने आई है, और किसी एक रूप में परिभाषित करना इसको ठीक भी नहीं है। जो निबंध की प्रचलित संस्कृत की अवधारणा है उसको भी हम ले सकते हैं, और उसका और पश्चिमी जगत की जो विचारधारा, दोनों को मिला करके हिंदी में निबंध का एक विचार बना है। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सीमित आकार में स्वच्छंदता, अपेक्षित तारतम्यता, संबद्धता, सौष्ठव, सजीवता तथा निजीपन के साथ किसी विषय या विषय के अंश को प्रस्तुत करने में समर्थ रचना ही निबंध है। तो अगर एक परिभाषा देनी हो तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मतलब सारे लोगों को कोट करने के बाद अपनी बात कहनी हो तो मैं जो समझ के कह रहा हूँ, अगर आपको वही लगे तो वही लिखिएगा, आप जो समझे वो लिखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीमित आकार में स्वच्छंदता, अपेक्षित तारतम्यता, संबद्धता, सौष्ठव, सजीवता तथा निजीपन से युक्त किसी विषय अथवा विषय के अंश को प्रस्तुत करने में
समर्थ रचना को ही निबंध कहते हैं। तो आप अगर निबंध को परिभाषित करने के बाद निबंध के प्रमुख लक्षणों को देखेंगे कि मोटे तौर पर, सारांश के तौर पर हम निबंध से क्या समझे, तो 4-5 निष्कर्ष आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है कि निबंध मुख्यतः आत्माभिव्यक्ति से संबंधित होता है, अतः यह निबंधकार के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हम ये मान लेते हैं अब कि निबंध व्यक्तित्व के, लेखक के व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। नहीं तो हम अखबार में जैसे आप सूचनाएं पढ़ते हैं ना, फला जगह रोड सड़क दुर्घटना हुई, अब ये किसने लिखा या कोई और भी लिखता तो ऐसे ही लिखता, उसमें क्या ऐसा विशेष आकर्षण है कि किसी लेखक से आपको अलग समझ में आएगा, है ना। अगर मान लीजिए 2 समाचार लिखने वाले लोग हैं अखबार में, एक ने जैसे लिखा कि भाई फलाना सड़क पर दुर्घटना हुई, इतने लोग मारे गए, दूसरे ने भी ऐसे ही लिखेगा, तीसरे भी ऐसे ही लिखेगा, इनमें आप कोई गुणात्मक भेद नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सब एक मनहूस खबर की तरह या एक सूचना की तरह सामने आए। लेकिन निबंध में क्या होता है कि उसमें पता चले कि हाँ, इन्होंने लिखा है तो एक विचार भी दिया है, और इन विचारों को देते हुए उन्होंने हमारी भावनाओं को छेड़ा भी है, हमारे अंदर कल्पनाशीलता को भी जगाया है, हमारे अंदर भी एक बौद्धिक चेतना जगाई, तब हमको लगे कि हाँ, इसको मैंने कुछ पढ़ा है मैंने। तो निबंध मुख्यतः आत्मा व्यक्ति से संबंधित है, अतः यह निबंधकार के व्यक्तित्व का परिचायक भी होता है। हमको पता लग जाता है कि फलाना निबंध कौन लिखा है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िएगा ना, तो उनके शीर्षकों से आपको पता चल जाए कि ये वही लिखे होंगे और कोई नहीं लिखा होगा। कभी कभी आप कोई लेख पढ़ते हैं, तो लेख की लिखावट, उसमें शब्दों का प्रयोग, शब्दों की सोच, इन तमाम चीजों से आपको पता चलने लगता है कि ये किसकी रचना हो सकती है। दूसरा जो बिंदु उभर के आता है वह है निबंध में विचार और भाव की समन्वित अभिव्यक्ति होती है। इसमें सृजन पक्ष और बुद्धि पक्ष का योग होता है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर ही रहा हूँ। निबंध में संक्षिप्तता होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए। निबंध में जीवन के प्रति समग्रतावादी दृष्टि होनी चाहिए। समग्रतावादी दृष्टि का मतलब होलिस्टिक अप्रोच, मतलब जीवन को एक बड़े फलक पर देखने की सोच। जब आप पढ़िएगा अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, तो आपको पता चलेगा कि अशोक के फूल के बहाने कैसे वो पूरे भारतीय संस्कृति के अतीत से लेकर वर्तमान तक की यात्रा करते हैं, कैसे अतीत को अपने समय में लाके खड़ा कर देते हैं और अपने समय को अतीत में ले जाकर के मूल्यांकित करते हैं। ये जो समग्र दृष्टि है उनकी समय के आर पार देखने की, वह निबंध में जरूर होनी चाहिए। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि निबंध का माध्यम गद्य है। हमारे यहाँ निबंध उसी रचना का जो बेसिक शर्त है वो ये है कि वो गद्यमय होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो हो गया। अब आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? सर अगली क्लास में हम लोग हाँ। सर वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? सर मेरे को आता नहीं, फिर स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता तो सीख लो किसी से, दुनिया का सबसे आसान काम है जी। खराब है मेरा, तो इसीलिए सर हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। हाँ, सेंड भी कर देगी। हम इसको कोशिश करेंगे ये जब पूरा हो जाएगा ना, जैसे अभी 1-2 बिंदु बचे हुए हैं, निबंध के प्रकार और हिंदी में निबंध का विकास, ये जो तीनों बिंदु मैं पढ़ा लूंगा तो एक साथ ये मैं पूरा पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग को सुविधा होगी। और ये रिकॉर्डिंग जो आज की है, मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही आप लोग को भेज दूं, ताकि आप लोग इसको फिर से देख पाए और समझ पाए। ठीक है जी सर। ठीक है बच्चों, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।